नमस्कार। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और आज हम अपने मेंस आंसर राइटिंग सीरीज के तहत उपस्थित हुए हैं, जिसमें हम यूपी पीसीएस जीएस पेपर 1 के प्रश्न को करने वाले हैं। प्रश्न आज का हमारा है कि हड़प्पा सभ्यता काल में शहरी नियोजन पर टिप्पणी कीजिए। बहुत आसान प्रश्न, और लगभग ये यूपीएससी, स्टेट पीसीएस सभी में ये पूछा गया प्रश्न है। और आप लोगों को जैसे ही ये प्रश्न दिखेगा वैसे आप लोग बहुत खुश हो जाएंगे कि अरे ये तो बहुत आसान प्रश्न है। लेकिन विश्वास मानिए कि इस प्रश्न में चूंकि टिप्पणी करने को कह रहा है, तो टिप्पणी करने में आप जो है जनरली हड़प्पा सभ्यता के नगर नियोजन की मुख्य विशेषताओं को तो लिख के आ जाते हैं, लेकिन थोड़ा सा उसका विस्तार नहीं देते हैं और आपको उस तरीके का अंक मिलता नहीं है। तो आप इस प्रश्न को इसलिए भी हमारे साथ बने रहिए कि आपको ये पता चलेगा कि वाकई में आंसर राइटिंग करनी कैसे है, कैसे आपको भूमिका देना है, कैसे आपको निष्कर्ष लिखना है, और कैसे मतलब ऐसे क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा विस्तार में भी जाना है चीजों को। ये नहीं कि आप कुछ बता करके एक लाइन दो लाइन में निकल गए और आपको लगेगा कि हम तो बहुत अच्छा प्रश्न लिख के आ गए, आपको उस पर अंक नहीं मिलेगा। तो अंक कैसे मिलेगा, आइए शुरू करते हैं। देखिए, प्रश्न हमारा फिर से एक बार रिपीट कर देना है कि हड़प्पा सभ्यता काल में शहरी नियोजन पर टिप्पणी कीजिए। तो एक बहुत छोटा सा इंट्रो कि हड़प्पा सभ्यता की नगरीय योजना इस सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता थी। जो हड़प्पा सभ्यता की जो टाउन प्लानिंग थी, इस सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता थी, जो अपने समकालीन सभी सभ्यताओं से उन्नत थी। मतलब आप जो है इसकी सभ्यता से, जो समकालीन जो सभ्यता थी, जैसे मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, सुमेरिया की सभ्यता थी, उससे आप तुलना भी कर दिए। अब अगर उन्नत थी तो अब आप उसके प्रमाण पे आइए। चूंकि देखिए, मुख्य परीक्षा में आपके पास इतना स्कोप नहीं रहता कि आप बहुत बड़ी भूमिका लिखें या बहुत लच्छेदार, बहुत भारी भरकम शब्दों का उपयोग करें। ऐसा कुछ नहीं है, बहुत सामान्य शब्दों से आप अपनी भूमिका शुरू कर सकते हैं। अब आप उन्नत थी तो उसके पक्ष में प्रमाण दे रहे हैं कि ऐसी सभ्यता जिसके अधिकांश नगर नदियों के किनारे बसे थे। मतलब आप पहली विशेषता बता रहे हैं कि नदी घाटी सभ्यता थी। जैसे हड़प्पा रावी नदी के तट पे थी, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर, रोपड़ जो है वो सतलज नदी एवं लोथल भोगवा नदी के तट पर। अब आप अगर नदी घाटी सभ्यता बता रहे हैं तो आपको ऐसे ही प्रमाण देना है जैसे मैंने लिखा है कि हड़प्पा रावी के किनारे, मोहनजोदड़ो सिंधु के किनारे, रोपड़ सतलज के किनारे। तभी तो आप स्पष्ट कर पाएंगे नहीं ये नदियों के किनारे ही बसे थे, क्योंकि व्यापार आधारित अर्थव्यवस्था थी, अतः उन्हें संचार तंत्र चाहिए था जो नदियों द्वारा ही संभव था। देखिए, नदी घाटी सभ्यता चूंकि नदियों के किनारे बसे थे, और इनका जो है नदियों के किनारे बसना एक मजबूरी भी कह लीजिए, क्योंकि ये जो थे व्यापारी सभ्यता, व्यापारी लोग थे। और व्यापार के लिए जो है वो उस समय दो ही मार्ग थे, जल थे, थल थे। वायु की तो बात ही नहीं थी, वायु तो था नहीं कि भाई एरोप्लेन की सुविधा थी। अब आप सभी जानते हैं कि जो स्थल मार्ग होते हैं वो व्यापार वाणिज्य की दृष्टि से उतने सुगम, उतने सहज और उतने सुरक्षित नहीं होते जितना कि जल मार्ग होता है। तो इसी सब के तहत इनकी जो व्यवस्था थी वो नदियों के किनारे थे, क्योंकि ये व्यापारिक सभ्यता थी। आपको ये अपने उत्तर में इंक्लूड करना है इस पॉइंट के तहत, तब जाकर के आपको अंक मिलेगा। चलिए अब दूसरी विशेषता पे आते हैं। नगर प्रायः दो भागों में बटे थे। इनकी जो दूसरी विशेषता थी कि इनके जो नगर होते थे प्रायः दो भागों में बटे होते थे। दुर्गीकृत क्षेत्र जो ऊंचे स्थान पर बसा होता था, जहां संभवतः नगर के विशिष्ट लोग रहते थे। वही निचला क्षेत्र सामान्य लोगों के लिए था। देखिए, आप ये कह के नहीं निकल सकते हैं कि आप ये कह दीजिए कि अरे नगर जो है वो दो भागों में बटा होता था। अगर दो भागों में बटा होता था तो उसका कारण क्या था, संभावित कारण। देखिए, एग्जैक्ट तो बता पाना कठिन है कि क्यों ऐसा था, लेकिन जो एक जो साक्ष्य मिले हैं उससे एक अनुमान लगाया जाता है कि जो ऊंचाई पे, जो ऊंचाई वाला भाग था, वहाँ जो विशिष्ट लोग थे, जो व्यापारियों में ही जिनकी स्थिति अच्छी थी, एक तरीके से वो कहीं न कहीं जो प्रशासक वर्ग थे वो वहाँ रहते थे, क्योंकि वहाँ का जो भवन निर्माण की जो संरचना है वो काफी बृहद मिली है। और निचला जो स्थान है वो वहाँ जो है आम जन लोग रहते थे। तो आप ये बता दे रहे हैं
फिर जो इनकी तीसरी विशेषता थी कि नगरों का बसाव ग्रिड पैटर्न पर हुआ था, जिसके तहत सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। इनके बीच 360 डिग्री का वृत्त बनता था, जिसे ग्रिड कहा जाता था। अब देखिए, आप ये कह दीजिए कि नगरों का बसाव ग्रिड पैटर्न पे था, और आप सोचिए कि आपको तो जो है एग्जामिनर पूरा नंबर दे देगा, तो ये कल्पना मत करिएगा, ऐसा सोचिएगा भी तो आपको नहीं मिलेगा जब तक आप ये नहीं बताएंगे कि जिसके तहत सड़कें जो है वो समकोण पर काटती थी और एक 360 डिग्री का वृत्त बनता था। और आप इसको ऐसे देख सकते हैं, ये जो देखिए ये नगर है, अगर आप इस क्षेत्र को देखेंगे तो यही जो है ये ऊपरी भाग है, और ऊपरी भाग में देखिए जो है भवन की जो संरचना है वो बड़ा बड़ा दिख रहा है। इससे ये आप सहज अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ जो है ये प्रशासक वर्ग रहते थे, और ये जो क्षेत्र है ये जो है ये निचला क्षेत्र है, और यहाँ जहाँ आम जन के लोग रहते थे। और इसी में यदि सड़क आप देखेंगे तो ये देखिए सड़क है, और यहाँ देखिए समकोण पे काट रही है, और यही जो वृत्त है, यही जो है ये 360 डिग्री का ये जो वृत्त बना, यही जो है ग्रिड पैटर्न है। तो आपको ऐसे ही अपने परीक्षा में भी चीजों को बताना है। फिर इनकी चौथी जो विशेषता थी कि सड़कें चौड़ी थी, लेकिन प्रायः ये मिट्टी की बनी होती थी, और सड़कों पर मार्गदर्शन के लिए साइन बोर्ड का उपयोग किया गया है, जिसका प्रमाण धौलावीरा से मिलता है। अब देखिए, सड़कें चौड़ी थी आप बता दिए, और लेकिन वो कच्ची मिट्टी की बनी होती थी, ये सड़क की विशेषता हो गई। और सड़कों पर आज आप जाते होंगे, अगर यहाँ से दिल्ली से आप निकले तो आप अगर लखनऊ जा रहे होंगे तो आपको साइन बोर्ड बताते रहेंगे कि एरो लगा होगा, किलोमीटर्स बताते रहते हैं। तो ऐसा ही कुछ प्रयोग जो है वो हड़प्पा सभ्यता के लोग भी कर रहे हैं कि साइन बोर्ड मिला है। लेकिन साइन बोर्ड मिला है तो कहाँ से मिला है, तो उसका प्रमाण भी आपको देना होगा धौलावीरा से। देखिए ये साइन बोर्ड है, और दुर्भाग्य से अभी इन चिन्हों को जो है वो पढ़ा समझा नहीं जा सका है, लेकिन हिस्टोरियन जो इतिहासकार हैं वो ऐसा अनुमान लगाते हैं कि ये साइन बोर्ड है, और इससे उस सभ्यता के लोग अपने जब ट्रेवल करते थे तो चीज़ों को समझने में जैसे आज हमको सहूलियत होती है वैसे इनको सहूलियत होती थी। तो आप इनका उल्लेख करें। फिर ड्रेनेज सिस्टम, जो इनकी पांचवी बहुत महत्वपूर्ण विशेषता थी, इनकी ड्रेनेज सिस्टम, तो इसके मामले में विश्व में सर्वोत्तम थे। देखिए, अगर आप ये दावा कर रहे हैं कि इनका जो ड्रेनेज सिस्टम था वो विश्व में सर्वोत्तम था, आप बता तो दिए, लेकिन आप यही मत रुकिएगा, आप थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करिए, जिसके तहत आपको बताइए कि नालियों में बेहतर प्रवाह के लिए सोख्ता का निर्माण। सबसे पहला जो इनके ड्रेनेज सिस्टम की विशेषता थी कि नालियों में बेहतर प्रवाह के लिए सोख्ते का निर्माण होता था। नालियों को टिकाऊ बनाने के लिए उनमें बिटुमिन का प्रयोग किया जाता था। आज भी अगर आप देखिए, अगर कच्ची नाली आप बनाएंगे, मतलब उसमें बिटुमिन या प्लास्टर का उपयोग आप नहीं करेंगे तो नाली कितना टिकाऊ रहेगी। और उस समय भी ये लोग ऐसा करते थे, और उस समय ऐसा करना इनके एक तरीके से प्रगतिशीलता को दिखाता है, इनकी तकनीक को दिखाता है। इन्हें ऊपर से ढक दिया जाता था, तो ढकने की प्रथा तो आज भी है, तो आप वहां भी बताइए कि इन्हें ऊपर से ढका भी जाता था। घरों के साथ जुड़ी छोटी नालियां आगे जाकर बड़ी नाली से मिल जाती थी, जिससे शहर का गंदा पानी शहर के बाहर चला जाता था। जैसे ये देखिए, ये सब उदाहरण है। अब ये देखिए, एक घर है, यहाँ से इस नाली से मिल रही है, फिर ये नाली जो है बड़ी नाली से मिल जाएगी, और फिर ये और बड़ी नाली से, और इससे इस माध्यम से जो है शहर का जो गंदा पानी है, जो घर का गंदा पानी है, वो शहर से बाहर निकल जाता था। ये सारी चीजें आपको बतानी होगी। अगर ड्रेनेज सिस्टम आप बता रहे हैं तो आपको ये बताना पड़ेगा कि नालियों में सोख्ते का उपयोग, सोख्ता प्रणाली का उपयोग करते थे, नालियों को टिकाऊ बनाने के लिए विटामिन का उपयोग करते थे, और किस तरीके से छोटी नालियां, जो घर की नालियां हैं, वो मोहल्ले की बड़ी नाली से, और मोहल्ले की जो बड़ी नाली है वो शहर के मुख्य नाली से मिली होती थी, जिससे गंदा पानी बाहर निकल जाता था। तो आपको इतना परिश्रम करना होगा अपने आंसर राइटिंग के दौरान, तब जा करके आपको जो है वो नंबर मिलेगा। फिर अगली जो विशेषता इनके भवन निर्माण की विशेषता है, तो भवन निर्माण में सबसे पहली विशेषता हड़प्पा सभ्यता की क्या है कि इनके जो घर थे वो प्रायः 2 मंजिले बनाए जाते थे। अब आप प्रश्न पूछेंगे क्यों 2 मंजिले बनाए जाते थे, तो वही हम बताने जा रहे हैं, क्योंकि बसाव क्षेत्र कम था
और बसने वालों की संख्या अधिक थी। मतलब बसाव क्षेत्र कम था क्योंकि ये नदी घाटी सभ्यता थी। इनकी प्राथमिकता को जो क्षेत्र था नदियां होती थी, और नदियों के किनारे ही ये ऊंचाई पे जो होते थे वो टीले पे बसते थे। तो टीला वाली जो चीज होती है वो बहुत कम होती है। तो इसीलिए उपयोगितावादी दृष्टिकोण को अपनाते हुए ये जो है भवन जो है 2 मंजिलों का बनाते थे, क्योंकि जमीन की उपलब्धता कम थी जहां ये बसना चाहते थे। भवन के निर्माण में आग में पकाई गई ईंटों का प्रयोग किया गया। इनकी दूसरी विशेषता भवन निर्माण में, क्योंकि ये नदियों के किनारे बसते थे जहां बाढ़ का खतरा रहता था। आप बताइए, अगर ये नदी के किनारे थे, खुदा न खास्ता 1-2 साल के बाद बाढ़ आ जाएगी, अगर कच्ची ईंट से या गारे से जो है मकान बनाया जाए तो वो तो पानी में घुल जाएगा, उनका घर ही नष्ट हो जाएगा। तो ये करते क्या थे कि पकी हुई ईंटों को उसको खूब बढ़िया से पकाते थे और उसके बाद उससे निर्माण करते थे, जिससे ये बाढ़ से सुरक्षित रहते थे। अतः इन्हें मजबूत एवं टिकाऊ ईंटों की जरूरत थी। तो ये इसीलिए जरूरत थी क्योंकि यहाँ भी उपयोगितावादी दृष्टि, क्योंकि बाढ़ से बचने के लिए ये एक तरीके से अनिवार्य शर्त थी इनके भवन निर्माण की। फिर बाढ़ ग्रस्त इलाकों में बसने के कारण इस सभ्यता के लोगों ने भवनों की मजबूती पर ध्यान दिया, न कि सौंदर्य पर। देखिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। आप एक लाइन ये भी दिखा सकते हैं, जो हड़प्पा सभ्यता के जो भवन है वो आप देखेंगे तो काफी मजबूत है। अगर उनमें सुंदरता के तो बहुत खोजेंगे तो उनमें बहुत सुंदर, आपको बहुत कलात्मक तरीके से चीजें नहीं मिलेंगी, लेकिन हाँ मजबूती बहुत मिलेगी, क्योंकि ये ऐसे पारिस्थितिकी क्षेत्र में रहते ही थे क्योंकि वहां बाढ़ की समस्या थी। तो यही आप दिखा रहे हैं। फिर घरों में खिड़कियां नहीं होती थी, घर का मुख्य द्वार मुख्य सड़क की ओर नहीं खुलता था, जिससे सड़कों की धूल इनके घर के अंदर नहीं आ पाती थी। अब आप ये सोचिए कि इनकी जो सड़कें थी वो कच्ची होती थी, तो धूल धक्कड़ से बचने के लिए इनके जो घर का जो मुख्य प्रवेश द्वार था वो सड़क पे ना खुल करके, जनरली आज हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा मुख्य घर का द्वार है वो सड़क की तरफ खोलते हैं ताकि सड़क से हम डायरेक्ट अपने घर में एंट्री कर लें। लेकिन ये ऐसा नहीं करते थे, क्योंकि उस समय की जो सड़कें थी वो आज की तरह पक्की नहीं थी, वो कच्ची सड़कें होती थी। तो वही इनकी उपयोगितावादी दृष्टि, सुरक्षा की दृष्टि, घर में बहुत धूल धक्कड़ ना जाए, तो ये अपने घरों के जो दरवाजे, जो मुख्य दरवाजे थे वो पीछे की तरफ खोलते थे। फिर घरों में रोशनी और हवा के लिए घर के बीचों बीच एक आंगन होता था और उसके चारों ओर कमरे बने होते थे। क्योंकि आप ऊपर लिख रहे हैं कि घरों में खिड़कियां नहीं होती थी, जैसे आज हम लोग तमाम खिड़कियों को बनाए होते हैं कि खिड़की खोली हवा आ रही है, तो ये धूल धक्कड़ से बचने के लिए खिड़कियों का निर्माण तो करते नहीं थे, लेकिन इनको भी स्वच्छ वायु चाहिए, धूप चाहिए। तो ये करते क्या थे, और आज भी आप गांव देहात में जाएंगे तो ऐसे बहुत से घर देखेंगे कि चारों तरफ से अगर देखेंगे तो पैक रहेगा, लेकिन बीच में क्या होगा कि वो एक बड़ा सा आंगन बनाएंगे और उस आंगन के माध्यम से और उसके किनारे चारों तरफ कमरे बनाएंगे, चारों दिशाओं में, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। तो उससे क्या होगा कि उस बड़े आंगन से प्रत्येक घर में जो है वो रोशनी भी रहेगी ठीक ठाक और वायु भी आता, मतलब वेंटिलेशन का भी काम होता रहेगा। ये सारी चीजें भवन निर्माण के तहत हो गई। फिर इनकी जो 7वीं सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी, जल प्रबंधन की भी समुचित व्यवस्था थी, जिसका प्रमाण धौलावीरा से मिला वाटर रिजर्व था। आप सोचिए कि अगर आप बहुत बढ़िया भव्य तरीके से टाउन प्लानिंग कर लीजिए, घर बना लीजिए, और वहां पानी की समस्या हो जाए, पानी ही ना रहे, तब कैसे वहां सरवाइव करिएगा। और आगे चल करके इतिहास में आप देखेंगे कि अकबर ने जो है वो फतेहपुर सीकरी में जो है बहुत अच्छा तरीके से टाउन प्लानिंग करी, लेकिन दुर्भाग्य से वहां पानी नहीं निकला और उसको आगरा फिर बैक आना पड़ा। तो कहीं न कहीं हड़प्पा सभ्यता के लोग बहुत ज्यादा इसको लेकर के भी अवेयर थे, वो जानते थे कि भाई पानी बहुत मस्ट है, बिना पानी के जीवन नहीं है। तो इसके लिए क्या करते थे कि ये बड़े बड़े वाटर रिजर्वायर का प्रयोग करते थे। देखिए जैसे ये है, ये धौलावीरा का दृश्य है, यहाँ आप देखिए ये मतलब शहर के किनारे किनारे ये बड़े बड़े तालाब बनाते थे जहां वर्षा के जल का संग्रहण भी करते थे। और इसका प्रमाण कहां से मिला है, धौलावीरा से। फिर इनकी जो अगली विशेषता थी, अन्नागार का निर्माण।
क्योंकि ये लोग बाढ़ग्रस्त इलाकों में रहते थे जहां बाढ़ के समय अनाज की आपूर्ति सुनिश्चित हो सके, इसलिए हड़प्पा सभ्यता के सभी नगरों में इसका प्रमाण मिलता है। देखिए, अब हड़प्पा सभ्यता की जो 8वीं विशेषता अन्नागार का निर्माण, तो अगर आप ये लिख के आ जाइए कि हड़प्पा सभ्यता के प्रत्येक नगरों में जो है अन्नागार मिले हैं, तो उसे क्या आप साबित कर देंगे? क्या एग्जामिनर पे उस तरीके का प्रभाव डाल पाएंगे? तो नहीं। जब तक आप थोड़ा सा एक लाइन और एक्सप्लेन नहीं करेंगे कि चूंकि ये जो लोग हैं ये बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में रहते थे और जो कृषि का प्रोडक्शन होता था वो नदियों से दूर हटके होता था, तो अब वहां से, अब चूंकि बाढ़ यदि है तो अन्न की सप्लाई कैसे होगी? तो ये जो वर्षा काल है, जो बाढ़ का जो समय है, उस समय भी खाद्यान्नों की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए ऐसा करते थे। और इसीलिए आप देखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता के जो प्रत्येक नगर हैं वहां बड़े बड़े अन्नागारों का साक्ष्य मिला है। तो आपको अपने उत्तर में भी ऐसे ही थोड़ा सा विशेषता में जाना होगा। अभी हम कॉपी चेक कर रहे हैं। जनरली हमारे पास जो कॉपी आती हैं, जो यूपी पीसीएस में कुछ तो सेलेक्ट बच्चे हैं जो और कुछ तो ऐसे हैं कि जो ऑलरेडी कई मेंस लिख चुके हैं, तो उनकी भी कॉपियों में हम देखते हैं कि वो इंटरव्यू में नहीं जा पा रहे या इंटरव्यू नहीं दे पा रहे हैं। उसका एक बड़ा कारण ये है कि बहुत ज़्यादा वो ऑब्जेक्टिव हो जाते हैं, जबकि मुख्य परीक्षा में ऑब्जेक्टिव तो भाई आपको थोड़ा सा तथ्य तर्क तो देना ही है, लेकिन तथ्यों तर्कों का थोड़ा सा विश्लेषण भी करना, उनकी व्याख्या भी करनी है जहां जरूरी हो। जैसे उदाहरण आप यही अन्नागार का ले लीजिए। यदि आप हड़प्पा सभ्यता के टाउन प्लानिंग को बता रहे हैं और उसके 8वीं विशेषता के तहत आप अन्नागारों के निर्माण की बात कर रहे हैं, तो केवल एक लाइन ये लिख देने से आपको नंबर नहीं मिलेगा कि हड़प्पा सभ्यता में के प्रत्येक नगरों में अन्नागारों के प्रमाण मिले हैं। अन्नागारों के महत्व क्या था, जब तक आप इसको नहीं जोड़ेंगे, और सोचिए 10 शब्द भी आपने खर्चा नहीं किया और आपने यहाँ करीब करीब 1 नंबर बना लिया। और अगर वही जनरली कोई और बच्चा होगा तो उसको यहाँ मिलेगा 1/2। मतलब आप जो है 50% लीड आप ऐसे ही ले लेंगे। और इसीलिए कभी कभी आप देखते होंगे जो टॉपर होते हैं, जो जिनकी कॉपी आप देखते होंगे, वो जीएस में काफी अच्छा स्कोर कर जाते हैं। जब ऑप्शनल होता था तो काफी अच्छा स्कोर कर जाते थे, तो वो स्कोर ऐसे ही होता है। तो आपको भी यही अप्रोच देना है और भूमिका और निष्कर्ष को लेकर के बहुत दहशत में नहीं आना है। भूमिका और निष्कर्ष हमेशा बहुत संक्षिप्त रखिए। हाँ, इसकी एक बहुत महत्वपूर्ण शर्त है कि आपको जो है वो प्रश्न के अनुरूप ही भूमिका भी लिखनी है और निष्कर्ष भी लिखना है। जैसे हम निष्कर्ष में देखिए बता रहे हैं कि उपयुक्त विवरणों के आधार पर कहा जा सकता है कि हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना उस समय तो सर्वोत्तम थी ही, बल्कि आज के लिए भी अनुकरणीय है। बस आपका हो गया, क्योंकि आपने पीछे ही सारे विवरण बता दिए हैं। तो चलिए, आज का जो प्रश्न का उत्तर था वो यहीं तक था और मुझे बहुत उम्मीद है कि आप लोगों को इस प्रश्न से बहुत सहूलियत मिली होगी, बहुत आइडिया मिला होगा। तो ठीक है, अभी जाइएगा नहीं। देखिए, ये एक छोटी सी सूचना है, हमारे संस्थान द्वारा जो है वो टेस्ट सीरीज का ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। और अधिक जानकारी लिए 7303307507 पे आप संपर्क करिए। संस्थान के लोग बताएंगे भी कि इसका कैसे फॉर्मेट है, क्या है। थोड़ा सा हम संक्षेप में बता दे रहे हैं कि इसके तहत हम जो है पेपर 5 पेपर 6 जो आपका नया पेपर है जीएस का, उससे जो महत्वपूर्ण टॉपिक है, प्रत्येक टॉपिक से जो है हम क्वेश्चन करवाएंगे, साथ ही साथ उसका मूल्यांकन करेंगे और आपको मॉडल पेपर भी अवेलेबल कराएंगे। इससे आपको क्या होगा कि आपको प्रत्येक टॉपिक से आपको अच्छे क्वेश्चंस मिल जाएंगे और साथ ही साथ चूंकि मॉडल पेपर रहेगा तो आप अपने उत्तर का भी मूल्यांकन कर सकते हैं। हम खुद मूल्यांकन करेंगे तो उसमें जो कमी रहेगी, जो गलतियां रहेंगी, उसमें आप सुधार कर सकते हैं। और चूंकि अभी का जो समय है वो प्रीलिम के साथ साथ मुख्य परीक्षा को भी पढ़ने का समय है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि आपकी परीक्षा पहले से ही बहुत लेट हो चुकी है। तो प्रीलिम्स के बाद इतना समय नहीं मिलेगा कि जो है आप नए सिरे से बहुत ज़्यादा डीप में जा करके अपने मुख्य परीक्षा को पढ़ सके। तो हमारे भी संस्थान द्वारा ये प्रयास किया जा रहा है कि जो आपके मुख्य परीक्षा की तैयारी है उसका करीब करीब 30% हम आपको इसी 2 महीने अप्रैल मई में करा दें। और अभी हमारा जो है वो 27-28 मार्च से शुरू हुआ टेस्ट, 8-10 टेस्ट ही निकले हैं। तो आप इससे जुड़िए, इसका लाभ लीजिए। तो ठीक है, सूचना समाप्त हुई।
और सबसे लास्ट में ये हमारे समृद्धि आईएएस का जो है वो टेलीग्राम चैनल है, आप लोग इससे जुड़िए। यहाँ आपको डेली करंट अफेयर्स की चीज़ें मिल जाती हैं, परीक्षा से उपयोगी बहुत सी घटनाएं जो होती हैं, बहुत सी जो जानकारियाँ होती हैं वो हमारे संस्थान द्वारा बता दी जाती हैं। और साथ ही साथ ये हमारे यूट्यूब चैनल का यूट्यूब चैनल है संदीप मिश्रा ऑफिशियल, और ये समृद्धि आईएएस का ही चैनल है। तो इसलिए जिस तरीके से आपने उस चैनल को स्नेह दिया, उसको आगे बढ़ाया, वैसे इसको भी दीजिए, क्योंकि ये दोनों चैनल मेरे द्वारा ही संचालित किए जा रहे हैं। कुछ टेक्निकल इशू की वजह से वो चैनल अभी डिस्टर्ब है। तब तक आप लोग इस पे जुड़े रहिए, और वैसे भी इससे जुड़िए, क्योंकि हमारा जो प्रयास है हम इस पे भी नियमित कुछ न कुछ लाते रहेंगे टाइम टू टाइम। तो चलिए आज के लिए इतना ही, पुनः मिलते हैं नए क्लास में नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, शुभकामनाएं आपको।